औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल खैरियत से हो। और आज अब इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं बेंजीन का। मुख्तलिफ टुकड़ों की वीडियोस है जिनको मैंने जोड़ दिया ताकि एक साथ आप पूरी बेंजीन देख लें, जिसमें बेंजीन की प्रिपरेशन, बेंजीन की प्रॉपर्टीज, बेंजीन की ओरिएंटेशन, इन तमाम को डिस्कस किया जाएगा। एक और वीडियो अपलोड की गई, तकरीबन वो 2 घंटे की थी, जिसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, SN1, SN2, गिग्नार्ड रिएजेंट और डेफिनेशंस, रिएक्शंस, स्टैंडर्ड रिएक्शंस, वो सब कुछ सॉल्व हुए थे। ये 2 वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह आपका ऑर्गेनिक पोर्शन कंप्लीट होगा और इसी तरह इनऑर्गेनिक की वीडियो भी अपलोड की जाएगी। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को डन करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी ये तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखना, वीडियो मुकम्मल करना बच्चों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन। हम पढ़ने जाएंगे बेंजीन को। बेंजीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, या इससे पहले भी जब हम बात करते थे इंटरमीडिएट की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेंजीन के 4 टॉपिक्स बेटा पढ़ने जा रहे हैं। बेंजीन का इंट्रोडक्शन, बेंजीन की प्रिपरेशन, बेंजीन का स्ट्रक्चर और बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे। इसके बाद हम इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने जाएंगे और फिर हम इसके बाद इसकी ओरिएंटेशन पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एमसीक्यूज भी हमें पूछे जा रहे होते हैं। जब हम इसके पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब हमें अंदाजा होगा कि बेंजीन से सवाल किस तरह का इम्तहान में पूछा जा सकता है। बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपको जो बातें याद रखनी है बेंजीन के हवाले से, वो जरा सुन लीजिएगा। यहाँ पर बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फैराडे इन 1825। ये बात हमें याद रखनी है कि बेंजीन को आइसोलेट किया था फैराडे ने, एंड इट वाज 1825, चूंकि एमसीक्यूज में डायरेक्ट भी पूछा जाता है हमसे। इट इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल टार एंड इट वाज फाउंड बाय हॉफमैन इन 1845। हॉफमैन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये पता लगाया था कि कोल टार में एक कंस्टिट्यूएंट बेंजीन भी होता है। कोल तार एंड पेट्रोलियम आर टू मेन सोर्सेज ऑफ बेंजीन। कोल तार और पेट्रोलियम बेंजीन की 2 मेन सोर्सेज हैं, यानी यहां से हम बेंजीन हासिल कर सकते हैं। तो याद हो जाएंगी ये 3 चीजें हमें। पहली चीज हमने पढ़ी है कि सर बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फैराडे इन 1825। इट इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल तार, और ये मालूम किसने किया था? हॉफमैन ने, आफ्टर 20 इयर्स। एंड कोल तार एंड पेट्रोलियम आर टू मेन सोर्सेज ऑफ बेंजीन। मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन आप बोलेंगे जरूर ताकि आपको ये चीजें याद होती रहे। इसके बाद बेटा हम आते हैं प्रिपरेशन पर। हमने कहा था जब भी हम प्रिपरेशन की बात करेंगे तो उस वक्त हमें हेडिंग्स का याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान में हमसे क्या सवाल पूछा जाता है। एक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो ये जब नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है, इसका मतलब ये था कि आपको सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आने चाहिए थे, तभी आप पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा नहीं है। तो सर 6 मेथड से बनता है बेंजीन। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बेटा यहाँ पर ये है कि जब मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ा रहा हूँ, उसमें हम टॉलिन का जिक्र कर रहे होंगे, फिनॉल का जिक्र कर रहे होंगे, तो वहां से भी कभी ना कभी बेंजीन बनेगा। तो हम उन सबको भी अपने इस पेज पर नोट करना शुरू कर देंगे। तो एंड में आकर हमारे पास कोई 10 या 12 मेथड्स बन जाते हैं जिनसे बेंजीन बनता है। आप ये मत समझिएगा कि बेंजीन की हेडिंग के अंदर हमारे पास 6 लिखे हुए थे तो ये 6 ही हमें याद करने होंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको और भी मेथड्स इनके साथ ऐड करने पड़ते हैं। तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं? सिर्फ फ्रॉम पेट्रोलियम। हमने अभी पीछे पढ़ लिया था कि पेट्रोलियम एंड कोल ये दोनों मेजर सोर्सेज हैं। तो देखिए मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 3, एक पेट्रोलियम है और एक कोल है। फ्रॉम एनहेप्टेन। अब अगर आपने आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ा था तो आपको एनहेप्टेन का मतलब पता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर सर्च कर ले आइसोमेराइजेशन को, और वहां से एन, आइसो और नियो का मतलब समझ ले। फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है? कल का वीडियो लेक्चर दिया था इस पे। अब मेरा ख्याल कोई बच्चा एसिटाइलिन को इथीन नहीं समझता, उसे मालूम है एसिटाइलिन क्या है, इथाइन है। फ्रॉम फिनॉल या फिर फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अगर हम बेटा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक को हमने नाम दिया है ओपन चेन और एक को हमने नाम दिया है क्लोज चेन। ओपन चेन को हमने एसाइक्लिक भी कह दिया और एलिफैटिक भी कह दिया। क्लोज चेन को हमने साइक्लिक कह दिया। ये जितने भी आप देखते हैं ना, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये तमाम के तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम ओपन चेन है, दोनों कॉर्नर्स ओपन है इनके। क्लोज चेन या साइक्लिक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कॉर्नर जुड़े हुए होंगे। अब इसमें भी 2 एग्जांपल्स आती हैं बेटा हमारे पास, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर पूरी साइकिल में कार्बन मौजूद है
तो वो कहलाएगा होमोसाइक्लिक। और अगर कहीं पर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर कोई और मौजूद है लेकिन उस रिंग का हिस्सा है, तो उसे हम नाम देंगे हेट्रोसाइक्लिक। पेपर में ये भी होता है बेटा, आपको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं और कहते हैं बताइए ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। तो अगर रिंग के अंदर सारे कार्बन है तो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। और अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा मौजूद है तो क्या कहलाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। फिर ये होमोसाइक्लिक भी दो में डिवाइड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता उन्हें आप एलिसाइक्लिक कह रहे हैं, और जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है उसे आप बेंजोइड्स भी कहते हैं या आप उसे एरोमेटिक कंपाउंड कह रहे हैं। लफ्ज एरोमेटिक निकला है बेटा लफ्ज एरोमा से, और एरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें खुशबू मौजूद होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको याद भी होती जा रही है और आप अपने पास अपनी कॉपीज में बेटा इसको लिखते भी जा रहे हो, चूंकि याद रहे जब आप लिखते हैं इन चीजों को तो वो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद होना शुरू हो जाती है। अब बेटा प्रिपरेशन की जो हमने हेडिंग लगाई थी उनकी इक्वेशंस मैं आपके सामने लाता हूं। ये देखो बेटा यहाँ पर है एन हेक्सेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसने क्या किया? इसने साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। जब आप किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं ना बेटा, तो अब क्या हुआ? ये दोनों कंबाइन हो गए आपस में। एक इसका एच रिमूव हो गया, एक इसका एच रिमूव हो गया, तो ये कंपाउंड कंबाइन हुआ और एक H2 हुआ। फिर आपने फर्दर इसको सेम कंडीशंस पर रखा तो एक एक हाइड्रोजन और रिमूव हो गया, तो आपके पास 3H2 रिलीज हुए, यानी 6 हाइड्रोजन टोटल रिलीज हुए थे। 6 कार्बन है, सबसे एक एक जाएगा तो कितने रिलीज होंगे? 6 रिलीज हो जाएंगे। और आपके पास यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड बन गए। एक तो ये तरीका हो सकता है। अच्छा बच्चों, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस एरो पर जो बातें लिखी हुई है इसके लिए। जैसे ही हमारा अल्कीन अल्कीन अल्काइन बेंजीन ग्रिग्नार्ड रीजन कंप्लीट होगा, एक डिटेल्ड हैंडआउट आपको मिलेगा जिसमें ये सारे आपको लिखे हुए मिलेंगे और मैं फिर उस हैंडआउट से आपको वीडियो में समझाऊंगा। याद करना बहुत आसान है, इसके लिए अभी आपको परेशान नहीं होना होगा बेटा। अगला हमने कहा फ्रॉम एन हेप्टीन। हेप्टेन से भी आप बना सकते हैं। सर हेप्टेन से कैसे बना सकते हैं? सेम तरीके से बनाएंगे लेकिन एक फर्क आएगा। यहाँ पर कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। यहाँ पर कितने कार्बन आ गए? 7 कार्बन आ गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक ऊपर लग गया। जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन लगा हुआ होता है उसे बेटा हम नाम देते हैं, जब कभी हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन नजर आ जाता है तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं? सर हम उसे नाम देते हैं कि हमारे पास जो चीज जनरेट हो गई है उसे कहेंगे टॉलिन। और अब इस टॉलिन के साथ हम क्या करते हैं? हम कहते हैं सर इस टॉलिन को अगर हम फर्दर इस कोबाल्ट के साथ रख देते हैं तो हमारे पास इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या बन जाता है? सर बेंजीन बन जाता है। तो एक मेथड और ऐड हो गया ना फ्रॉम टॉलिन। अगर सिर्फ इतना हिस्सा होगा तब हम कहेंगे टॉलिन से भी बन सकता है सर। तो हमारे लिए थोड़ी सी एक मेथड बढ़ गया यहाँ पर और हमारी लिस्ट में एक मेथड लिख दिया गया। अगला है फ्रॉम कोल। इसकी कोई इक्वेशन नहीं है बेटा, लेकिन आपको इतना याद रखना होता है कि अगर 1000 kg आपके पास बाइटुमिनस कोल है तो उससे आप कितना बेंजीन ले रहे होते हैं? 0.1 0.5 या 1 kg। इस बात को बेटा आपको याद रखना होगा कि कोल से हमें क्या मिल सकता है? कोल से हमें बेंजीन मिल सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या था? एसिटाइलिन इथाइन था। 3 मॉलिक्यूल लिया आपने, 1 2 3। देखिए एरो की मदद से समझाया जा रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये इधर आ गया तो एक बॉन्ड बन गया, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड था तो एक इधर आ गया, ये ट्रिपल बॉन्ड था तो एक इधर आ गया, तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या चीज बन गई? सर बेंजीन बन गया। जब कभी भी हमें ये काम करना होगा हमें डेफिनेटली कोई ना कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम कहते हैं बेटा फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से कैसे बन सकता है? सर ये फिनॉल है। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन पर OH। दो चीजें याद कर ली ना आज आपने। अगर बेंजीन पर CH3 लगा हुआ है तो क्या कहेंगे? सर टॉलिन कहेंगे। अगर बेंजीन पर OH लगा हुआ है तो क्या कहेंगे? सर फिनॉल कहेंगे। इसको अगर हम Zn यानी जिंक के साथ लेकर आते हैं तो ये जिंक क्या करता है? इस ऑक्सीजन को ले जाता है। बच्चे परेशान होते हैं हाइड्रोजन कहाँ चला गया। देखिए ये O अटैच हुआ हुआ है ना यहाँ पर, जब ये O हट जाता है तो हाइड्रोजन रिंग का हिस्सा बन जाता है, तो अब क्या बन गया? बेंजीन बन गया। एक और मेथड है सर फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से कैसे बन सकता है? ये सोडियम बेंजोएट है। तो तीसरी चीज हम याद करने जा रहे हैं, अगर बेंजीन पर COONA लगा हुआ होगा तो उसे आप क्या नाम दे देंगे? सोडियम बेंजोएट का नाम दे देंगे। आप इसे रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ तो क्या होगा सर? यहाँ पर Na और Na मिलकर बनाएंगे Na2, COO और O मिलकर बनाएंगे CO3, तो क्या बन गया? Na2CO3। और अब ये H कहाँ चला जाएगा? सर रिंग का पार्ट बन जाएगा। जब H रिंग का पार्ट बन जाएगा तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास क्या चीज बन गई? बेंजीन बन गया।
उम्मीद करता हूं कि हमें समझ में आ रहा है। हम सवालात अपने पास नोट रख लेते हैं, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? सर, बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड having melting point 5.5, boiling point 80 with a peculiar smell। ये आपको जरूर याद रखनी है बेटा चीजें, क्योंकि आपसे ये इम्तिहान में पूछी जाती हैं। बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल एज एरोमेटिक कंपाउंड। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल है, आग पकड़ सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि एरोमेटिक है। तो क्या याद हो गया आपको? जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होते। बेंजीन बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लेम एज इट कंटेन 93.6% कार्बन। ये स्मोकी फ्लेम देता है, यानी जब इसको हीट किया जाएगा तो धुआं निकलता है इसमें से। इट इज इमिसिबल इन वाटर, यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। इट इज हाउएवर मिसिबल इन इथेनॉल, इन ईथर एंड डिसॉल्व फैट्स, रेजिन, सल्फर, आयोडीन। तो अगर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि फैट्स को, रेजिन्स को, सल्फर को, आयोडीन को डिसॉल्व करने के लिए किस केमिकल की जरूरत पड़ेगी, तो जवाब होगा सर आप बेंजीन को इथेनॉल और ईथर में डाल सकते हैं। इट इज अ टॉक्सिक कंपाउंड एंड कैन कॉज ब्लड कैंसर। ये कार्सिनोजेनिक भी है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोबेंजीन, डाइज एंड ड्रग्स। तो आपके पास अब पॉइंट्स बन गए, मैं रिपीट कर देता हूं पॉइंट्स को जो लिख रहे हैं आप लोग अपने पास। बेंजीन क्या है सर? कलरलेस लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट 5.5 है, बॉइलिंग पॉइंट 80 है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, एरोमेटिक है, स्मोकी फ्लेम है, इमिसिबल इन वाटर है, फैट्स, रेजिन में सल्फर, आयोडीन को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है, टॉक्सिक है, कैंसर कॉज कर सकता है, और ये दवा बनाने में, डाइस बनाने में और नाइट्रोबेंजीन बनाने में काम भी आता है। अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बेंजीन का जब स्ट्रक्चर डिसाइड करने की बात की जा रही थी, फॉर्मूला तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा, इट वाज C6H6। अब जब साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि हम C6H6 देखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो स्ट्रक्चर में कैसा दिखता होगा, तो ओपन चेन का कॉन्सेप्ट था उस वक्त जब बेंजीन डिस्कवर हुआ था। तो ओपन चेन में तो ये पॉसिबल ही नहीं था, चाहे हम डबल बॉन्ड लगा रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे थे, उस सूरत में ये मुमकिन नहीं था हमारे पास कि बेंजीन का हमारे पास स्ट्रक्चर आ सके C6H6 में। अब here was a scientist named Kekulé। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पूरा दिन हम जिस बारे में सोचते हैं या पूरा दिन हम जो अपने जहन में चला रहे होते हैं, अक्सर हमें ख्वाब में भी वो आता है। कभी ऐसा होता है हम किसी से लड़ रहे होते हैं तो फिर ख्वाब में भी लड़ाई कर रहे होते हैं। अगर कोई हम लड़ाई वाली फिल्म देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ख्वाब में हम लड़ाई कर रहे हैं। कुछ गेम्स हम खेल रहे होते हैं तो ख्वाब में भी हम गेम खेल रहे होते हैं। कहते हैं कैक्यूल पूरा पूरा दिन सोचते थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उनको भी एक ख्वाब आया था। वो ख्वाब क्या था? उन्होंने देखा कि एक सांप अपने ही मुंह से अपनी दुम खा रहा है। कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने अपने ख्वाब में देखी कि वो एक सांप था और वो सांप अपने ही मुंह से अपनी दुम को खाता जा रहा था। इससे उन्होंने ये पता लगाया, तो इससे उन्होंने बेटा ये पता लगाया कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये एक सांप है जो अपने ही मुंह से अपनी दुम खा रहा है। तो इनको पहली मर्तबा साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पता लगा कि जी साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। तो बेंजीन को क्या बनाया? बेंजीन को एक रिंग बना दिया कि बेंजीन एक्चुअली इज अ रिंग। ये देखिए सी 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 से एक रिंग बना दी। और अब मसला हाइड्रोजन का आया, क्योंकि हमने कहा रिंग तो होगी, इस सांप से हमें ये तो नहीं पता लग रहा था कि डबल बॉन्ड है। इसकी एग्जाम्पल हमें यूं समझाई गई, ये देखिएगा, ये आपके पास मंकीज हैं, 6 monkeys, 1 2 3 4 5 6। इन 6 monkeys को कहा गया कि ये कार्बन है। इन्होंने एक दूसरे का, ये जैसे आप देख रहे हैं हाथ पकड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है। और फिर यहाँ पर क्या देखा है आपने? यहाँ पर आपने देखा है कि इन्होंने अपनी टेल्स को भी आपस में मिलाया हुआ है, तो ये इनके डबल बॉन्ड्स हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन हो गए। ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा डबल बॉन्ड। तो अब ये डिक्लेयर हुआ कि जी कार्बन होगा, कार्बन में 3 डबल बॉन्ड होंगे और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। तो फॉर्मूला क्या डिक्लेयर हो गया? सर फॉर्मूला डिक्लेयर हो गया C6H6। लेकिन इशू ये था कि C6H6 में डबल बॉन्ड मौजूद है, और आप जानते हैं कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो वो कैसी बिहेवियर शो करेगा? सर एडिशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन बेंजीन नॉर्मल कंडीशंस में एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। अब साइंटिस्ट के लिए फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पर ये पता लगाना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन डाल रहे हैं तो डीकलराइज होना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं होता था डीकलराइज। तो हमने कहा कि अब यहाँ पर शायद कोई प्रॉब्लम है,
स्ट्रक्चर पर हमने यहाँ पर बेशुमार रिएक्शंस करके देखने की कोशिश की। जब कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करते थे तो हमारे पास चीजें ऐड हो जाती थी उसमें, लेकिन जब कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते थे तो कुछ भी ऐड नहीं होता था। ये बात मैं आपको यूं समझाऊंगा कि फैन आप सबने देखा है, आप जिस कमरे में इस वक्त बैठे हुए होंगे उस कमरे में आप फैन देख पा रहे होंगे। इस फैन को अगर आप बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद आपको 3 हिस्से नजर आते हैं उसमें बाकायदा से, 3 पर, और उसमें गैप आपको बाकायदा नजर आता है। लेकिन आप उसमें मतलब हाथ भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, पंखा अभी बंद है। लेकिन जब ये पंखा चल जाता है, अब क्या आप उसमें हाथ डाल के बाहर निकाल सकते हैं जबकि उसमें अभी भी वो 3 गैप्स मौजूद हैं? सर अभी हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी इसमें हाथ का एडिशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पंखा चल रहा है, पंखा मूव कर रहा है। सेम बात बेटा एक्सप्लेन करेगी बेंजीन को। बेंजीन में डबल बॉन्ड तो मौजूद है, लेकिन एडिशन क्यों नहीं कर सकते? सर एडिशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं डी लोकलाइज पाई बॉन्ड। इसीलिए आप देखते हैं जब भी बेंजीन बनाया जाता है तो बेंजीन में हमारे पास यहाँ पर ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनका बीच में हम एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल क्या शो कर रहा होता है? ये सर्कल शो कर रहा होता है कि हमारे पास डीलोकलाइज बॉन्ड है जो शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। मैं उम्मीद करता हूं अब हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि बेंजीन में एडिशन क्यों पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर आप ये सवाल करेंगे सर अंडर कैटलिस्ट क्यों पॉसिबल है? ये बिल्कुल वैसे ही कि आपने फैन ऑफ कर दिया। फैन ऑफ किया मतलब आपने कोई एक्सटर्नल कुवत लगाई उसमें। अब जब फैन आपने ऑफ कर दिया, अब आप बड़ी आसानी से उनके पर के बीच में हाथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा हम आज की चीजें हमें समझनी थी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें हमें यहाँ तक क्लियर हैं। जो भी सवाल था अब हम वो सवाल कर रहे होंगे। जूम क्लासेस का बेटा हमें ये एडवांटेज होता है कि लेक्चर के बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर का भी टाइम मौजूद होता है, जिसमें हम बड़ी आसानी के साथ अपने सवाल जवाब को समझ सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम ऑनलाइन एम कैट ई कैट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर समझा था, इंट्रोडक्शन लिया था और हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट और ओरिएंटेशन को समझने जा रहे हैं, जिससे हम अपने पेपर में एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को बेटा पढ़ना शुरू करूं तो एक दफा मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि हम बेंजीन के स्ट्रक्चर तक किस तरह पहुंचे थे। हमने कहा था कि हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें 3 हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन ये डबल बॉन्ड कैसे होंगे? ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होंगे, यानी एक जगह पर फिक्स नहीं होंगे। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं इसमें, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हमें बेंजीन मॉलिक्यूल में मिलती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2s और 2p आपस में आकर कंबाइन हो रहे होते हैं और sp2 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनती है। मैं रिपीट करता चलूं कि हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर्स ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और उससे हमने ये बात समझी थी कि जब भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है हम उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन करता हूं और आपसे ये कैलकुलेट करवाता हूं कि कैलकुलेट कीजिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, चूंकि इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो हम क्या जवाब देंगे? सर ये तो क्लियर है कि 1 2 3। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, तो आपने अपनी कॉपीज में लिख लिया कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? हर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो बनाया है, तो ये C6 हो गया। अब आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना यहाँ पर। अब हम कहते हैं हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है और उसने उससे भी सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अब कितने और बन गए? 6 और हो गए। 6 + 6 कितना होगा सर? 12 हो जाएगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं सर हमारे पास? यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और हमारे पास सर कितने पाई बॉन्ड हैं? सर 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये वाली बात मैं उम्मीद करता हूं कि हमें अब याद रहेगी। ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से पता लगा। हम जो मॉडर्न तरीके से बेटा बेंजीन को लिखते हैं, बेंजीन हम इस तरह लिखते थे, फिर हम यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। हमने कहा कि इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कैक्यूल वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडर्न स्ट्रक्चर हमारे सामने प्रेजेंट किया और कहा कि बेंजीन रिंग को अब सर्कल में लिख दिया जाए, चूंकि ये जो बॉन्ड है आपस में ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, ये डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक आता है ओरिएंटेशन। आप सब इस वक्त अपनी कॉपीज खोलकर बैठे हुए हैं। आप सब अपनी कॉपीज में इस बेंजीन को ड्रॉ कीजिए और बेंजीन को ड्रॉ करने के बाद अब आप इस पर ऑर्थो, पैरा और मेटा की पोजीशंस को लिखिए। आप सब ने अपनी कॉपीज में ऑर्थो, पैरा और मेटा की पोजीशंस को लिख लिया।
आपने यहाँ लिखा होगा अपने पास ऑर्थो, यहाँ लिखा होगा आपने मेटा, और यहाँ लिखा होगा आपने पैरा, जबकि स्टूडेंट्स आपने गलत ओरिएंटेशन लिख दी। आप कहेंगे सर हमें तो यही पढ़ाई गई थी। बेटा जब तक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता तब तक हम ये फैसला नहीं कर सकते कि हमारे पास जो चीज आने वाली है उसे हम क्या कहेंगे। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि नाउ दिस इज एनी फंक्शनल ग्रुप। लेट सपोज हमारे पास ये OH मौजूद है, तो सर ये OH क्या चीज है? सर ये OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको आप 1 कह देंगे बेटा। अब इसके बाद जो कार्बन आ रहा है उसको आपने 2 कह दिया, फिर इसके बाद जो कार्बन आया था इसको आपने 3 कहा, फिर इसके बाद जो कार्बन था इसको आपने 4 कहा, फिर आपने नेक्स्ट कार्बन को 5 कह दिया, और आपने फाइनल कार्बन को 6 कहा। अब यहां से आपके पास ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है जो एडजेसेंट है फंक्शनल ग्रुप के, फिर ये पोजीशन आपके पास मेटा पोजीशन है जो ऑर्थो के साथ मौजूद है, और जो फंक्शनल ग्रुप के सामने मौजूद है ये आपके पास बेटा पैरा पोजीशन है। तो इस बात को हमें याद करना जरूरी है। ये मुमकिन है कि फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह तब्दील कर दे, तो आपको ऐसे याद नहीं रखना कि इधर कॉर्नर वाले कौन होंगे, आपको फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट से याद करना है। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये वाली बात बड़ी क्लियर समझ में आई है, क्योंकि इससे हमें एग्जाम में MCQs पूछे जा रहे होते हैं। मैं अगर इनको बेटा इरेज कर देता हूं आपके सामने, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप चेंज भी कर दूं यहाँ पर, अगर इसकी पोजीशन में इसके बजाय कहीं और रख दूं, तो जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ होगा वो आपके पास पोजीशन नंबर 1 होगी, उससे आप जो एडजेसेंट होगा उसे 2 लिखेंगे। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम जो ये नंबरिंग करेंगे वो क्लॉकवाइज करनी होगी या एंटी क्लॉकवाइज करनी होगी। चूंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो किसी भी जगह पर बेटा आप नंबर कर रहे होते हैं, दोनों आपके पास सिमिलर आ रहा होता है। नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बेटा हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या याद करना है? सर 2 टर्म्स हमें पढ़नी है, एक्टिवेटर्स एंड डीएक्टिवेटर। एक्टिवेटर्स कौन है? सर एक्टिवेटर वो हैं जो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। सर डीएक्टिवेटर कौन है? जो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को डीएक्टिवेट करेंगे। फिर एक टर्म बेटा हम पढ़ते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर से क्या मुराद है? सर अगर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स बेंजीन रिंग पर एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे तो वो किसकी तरफ लेकर जाएंगे आने वाले कंपाउंड को? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अगर मेटा डायरेक्टर्स होंगे तो वो आने वाले को किस पोजीशन पर लेकर जाएंगे? सर मेटा पोजीशन पर लेकर जाएंगे। हमें एग्जाम में इनकी एग्जांपल्स याद करनी है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स और एक्टिवेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? सर अल्काइल यानी R, NH2, NR2, NHCOR, जिन्हें हम कंबाइंड नाम दे रहे हैं अमाइनो, अल्काइल अमाइनो या अमाइट, OH और OR, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोक्सी या अल्कोक्सी। अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड बेंजीन रिंग पर मौजूद है तो उसे आप क्या कहेंगे कि सर ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स हैं। फिर आता है बेटा हमारे पास ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होगा? जो इस रिंग की यानी बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज यानी कम कर देगा। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स क्या होंगे? सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मौजूद होगा तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो बेंजीन की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। हमें पास पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। उसमें मुख्तलिफ बेंजीन बने हुए थे और उन पर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे, तो जिस पर फ्लोरीन मौजूद था वो उस सवाल का सही जवाब था। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये हैलोजेंस आपको बेटा इसके लिए याद रखने होंगे। फिर आता है हमारे पास मेटा डायरेक्टर्स एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी क्या होंगे? सर ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे और ये मेटा पोजीशन पर लेकर जाएंगे। इनकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? सर NO2, SO3H, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं यानी COOH, COOR, CHO, COR, ये तमाम के तमाम मेटा डायरेक्टर्स कहलाएंगे। अब आपके पास जो आपका चैप्टर है फंक्शनल ग्रुप्स का, उस चैप्टर की तरफ जाइए और आपके पास अगर फिनॉल मौजूद है तो फिनॉल पर जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं तो देखिए वो चीज कहां पर जाकर लगती है। मैं अगर स्लाइड बैक करता हूं तो फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर बेंजीन की रिंग पर OH अगर लगा हुआ हो तो OH कौन सा ग्रुप है? OH हमारे पास सर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। तो जाके चेक कीजिएगा फिनॉल के जितने भी रिएक्शंस हैं, चाहे नाइट्रो ऐड कर रहे हैं आप, चाहे कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, वो उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाती है।
अगर कोई रिएक्शन आप टॉलिन के साथ कर रहे हैं, टॉलिन क्या होता है? CH3। CH3 का मतलब होता है अल्काइल रेडिकल। जब कभी उसके साथ आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तब आप क्या देखते हैं? तब भी सर ऑर्थो और पैरा की तरफ जाता है। कोई रिएक्शन देखिए बेंजोइक एसिड के साथ अगर हुआ हुआ, यानी बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ हो? COOH। जब आप वो देखेंगे तो आपको मेटा पोजीशन पर कोई भी चीज अटैच हुई हुई नजर आएगी। अगर मैं समराइज करता हूं और आसान लफ्जों में कहता हूं बेटा, तो आसान लफ्जों में क्या कहा जा रहा है सर? बहुत आसान लफ्जों में हम कह रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी मर्जी है कि आने वाले को कौन से कार्बन पर लेकर जाना है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यानी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को पसंद करता है। अगर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को पसंद करता है तो वो आने वाले को कहां पर ऐड करेगा? ऑर्थो और पैरा पे करेगा। अगर वो मेटा को पसंद करता है तो आने वाले को कहां ऐड करेगा? मेटा पे करेगा। अब COOH लगा हुआ है, COOH कौन है? मेटा डायरेक्टर है, तो जो भी आएगा वो उसको सिर्फ लगाएगा सर मेटा पोजीशन पर लगाएगा। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये बात आपको साथ साथ समझ में भी आती जा रही है। इसके बाद बेटा हम एक टर्म पढ़ते हैं, वो टर्म है हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है सर? डेरिवेटिव का मतलब होता है जो उससे मिलकर बनेगा। तो आप बेंजीन से बनाते हैं टॉलिन। अब ये इक्वेशन जरा देखिएगा बेटे, जब आपने टॉलिन की ऑक्सीडेशन की, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये जो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं ना एरो के ऊपर, एक कंबाइंड लेक्चर में सब आपको याद हो जाएंगे। जैसे ही ग्रिग्नार्ड रीजन कंप्लीट करेंगे तब आपको फौरी तौर पर ये याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हुई, क्या बन गया? बेंजोइक एसिड बन गया। अब देखो बच्चों, ये क्या है? COOH। हमने क्या पढ़ा था? COOH होगा तो आने वाले ग्रुप को, ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास ऑर्थो है, ये आपके पास मेटा और ये आपके पास पैरा है। ये आने वाले को कहां लेके जाएगा सर? आने वाले को आपके पास पैरा मेटा पोजीशन पर लेके जाता है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर है। तो NO2 को कहां लगाया बेटा इसने? देखो यहां पर लगाया, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? NO2 बेटा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होगा, यानी जब कभी NO2 लगा हुआ होगा उसे हम नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, कल इसका मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट भी ले लूंगा इस टॉपिक का, तो उसमें आपको ये सारी बातें अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं बेंजीन के पूरे टॉपिक का, कल आपका बेटा ऑनलाइन टेस्ट है 10 MCQs का, उसके आंसर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम इसी तरह बेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एक टॉपिक हम समझते हैं और फिर उसके बाद उसका हम टेस्ट ले लेते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जब हमारी ये कंप्लीट कोर्स होना शुरू हो जाएंगे, हम ऑनलाइन आपका गूगल फॉर्म पर और exam.net पर टेस्ट लेना भी स्टार्ट कर देंगे। तो वो टेस्ट भी आप लोग जब देंगे तो वो आप लोगों को उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हम कहते हैं कि सर अब हमारे पास ये टॉलिन मौजूद है और टॉलिन की हम अब ऑक्सी यहां पर नाइट्रेशन करते हैं, तो टॉलिन यानी CH3 था। CH3 कौन है सर? CH3 आपके पास अल्काइल रेडिकल और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इसने देखें क्या किया? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाया। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपको टॉलिन से ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन बनाना है या ऑर्थो नाइट्रोटोलीन बनाना है, तो आप कौन कौन से स्टेप्स करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम क्या करेंगे सर? हमें चूंकि नाइट्रो ग्रुप लगाना है पैरा पोजीशन पर, तो टॉलिन को टॉलिन ही रहने देंगे, CH3 रखेंगे। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि टॉलिन से आपको मेटा नाइट्रो बनाना है, मेटा नाइट्रो का मतलब क्या है? मेटा पोजीशन पर लगाने के लिए आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप चाहिए? COOH चाहिए। तो आपने यहां पर क्या किया? पहले आपने ऑक्सीडेशन की। तो अगर इसके स्टेप्स पढ़ूंगा तो क्या होंगे? ऑक्सीडेशन नाइट्रेशन। इसके स्टेप्स पढ़ूंगा तो क्या होंगे? नाइट्रेशन ऑक्सीडेशन। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोगों को बेटा समझ में आई है। एक बार फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि टॉलिन से मुझे बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो पहले टॉलिन की अगर मैं नाइट्रेशन करता तो मेटा पोजीशन पर नहीं लगता, तो मैंने क्या किया? मैंने पहले टॉलिन की ऑक्सीडेशन कर दी, उसको बेंजोइक एसिड बना दिया, अब उस पर लगाया तो मेटा पोजीशन पर लग गया। अब अगर मैं आपको कहता कि ये बेंजीन रिंग है, इस पर CH3 है, मुझे ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले नाइट्रोजन ऐड करना पड़ेगा। जब मैं पहले नाइट्रोजन ऐड करूंगा तो क्या फायदा होगा मुझे सर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये बात समझ में आई थी। स्टूडेंट्स, यूट्यूब लेक्चर्स के साथ साथ आपकी जूम पर भी फ्री क्लासेस ली जा रही हैं MCAT और ECAT के स्टूडेंट्स के लिए। जो जूम क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो 0333224331 पर अपना नाम और कॉलेज के साथ राब्ता कीजिए, ताकि जूम क्लासेस में भी उनको ऐड कर दिया जाए और घर बैठे बिल्कुल फ्री में आपकी ऑनलाइन क्लासेस
आप लोग अटेंड कर सकें। उम्मीद करता हूं कि तमाम बातें आपको समझ में आई थी। ये लेक्चर अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो किसी वजह से एमकैट ईकैट की क्लासेस नहीं ले पा रहा है। अब वो घर बैठे अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग बच्चों। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ओरिएंटेशन इन बेंजीन, जिसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है हमारे जहन में, कुछ कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं होते हमारे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इत्मीनान के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। जब भी बच्चों आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस बताएं, तो आप कहते हैं कि सर ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस के नंबर आप बता देते हैं, 2, 4, 3, 5 और 6, और आप पोजीशन दे देते हैं जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है इस तरह की कि आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उस फंक्शनल ग्रुप के बाद ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा मौजूद है। अगर आपको इम्तिहान में ऐसा हो जाए कि इस शेप में स्ट्रक्चर मिल जाए, है तो ये भी बेंजीन रिंग ना। बेंजीन रिंग की क्या पहचान है? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, बीच में डीलोकलाइज पाई बॉन्ड मौजूद है। अब मैं आपसे मेरे बच्चों अगर पूछता हूं कि बताओ इसमें ऑर्थो, पैरा, मेटा क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत आसान करते हैं बेटा, हम ऑर्थो, पैरा और मेटा की जो पोजीशन है वो किसके मुताबिक पता लगती है? फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक। लिख लो अपने पास इस लफ्ज को कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले दोनों कार्बन है, एक इधर और एक इधर, ये ऑर्थो है। फिर ऑर्थो के जो दोनों साथ हैं वो मेटा है, और फिर मेटा के बाद पैरा है। अक्सर बच्चों को मैं इस तरह भी याद कराता हूं कि अगर आपका हेड आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये जो 2 हाथ हैं आपके, ये ऑर्थो पोजीशंस है। फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है ये आपकी मेटा पोजीशन है, और जो पांव है आपका, पी से पांव आता है, पी से पैरा आता है, तो ये आपकी पैरा पोजीशन। तो अक्सर बच्चों को जब मैं ओरिएंटेशन पढ़ाता हूं तो वो ऐसे ओरिएंटेशन याद करते हैं कि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, और पाउंड क्या है आपके? पैरा पोजीशन है। अब अगर ऐसा हो जाए कि आपको लेटा दिया जाए, कह जी आप लेटे हुए हैं, लेट कर आप अपनी पोजीशन बताएंगे, तब भी क्या होगा? अगर लेट कर भी कहेंगे तो हाथ क्या रहेंगे? ऑर्थो ही रहेंगे। कमर क्या रहेगी? मेटा ही रहेगा। और पैर क्या रहेगा? पैरा ही रहेगा। तो इसको अगर बेंजीन रिंग को लेटा दिया और फंक्शनल ग्रुप यहां पर आ गया, तो आप कैसे याद करोगे बेटा इसको? आप ऐसे याद करोगे कि सर जो फंक्शनल ग्रुप के साथ मौजूद है वो ऑर्थो है, जो ऑर्थो के साथ मौजूद है वो मेटा है, और जो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल सामने मौजूद है वो पैरा है। मेरे ख्याल अब इसको लेकर तो हम परेशान नहीं रहेंगे कभी। हमें ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस अब क्लियर हो चुकी हैं। फिर हम कहते हैं सर ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही इस बात का फैसला करता है कि आने वाला ग्रुप कहां लगेगा। मिसाल के तौर पर वो ऑर्थो, पैरा डायरेक्टर है या वो मेटा डायरेक्टर है। यानी यूं समझ लो कि आप एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हो जिसमें कपड़ों के 2 आउटलेट हैं, एक आपके पास ए ब्रांड है और एक आपके पास बी ब्रांड है। दोनों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बाहर खड़े किए हुए। तो ए ब्रांड वाला ये चाहता है कि जो भी आए ए ब्रांड में जाए, और बी ब्रांड वाला चाहता है जो भी आए वो बी ब्रांड में जाए। तो ए वाले को मैं कह सकता हूं ए एक्टिवेटर, और बी वाले को मैं कहूंगा बी डायरेक्टिंग एजेंट, जो उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। अक्सर आप खाना खाने के लिए कहीं जाते हैं तो जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां लोग आपकी तरफ आते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खा लें, वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। तो उसका अपना रेस्टोरेंट क्या है उसके लिए? उसका अपना रेस्टोरेंट उसके लिए डायरेक्टर है। फिर आप देख रहे हो एक्टिवेटर, डी एक्टिवेटर्स हैं। आपको ये वाली बात बेटा एमसीक्यूज के लिए याद करनी होती है। हम साथ साथ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे ताकि इम्तिहान की तैयारी भी साथ साथ अच्छी होती जाए। और रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, इसी चैनल पर आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगे। और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप 033322433031 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे अपने पास, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट था। अब 2021 का जो मॉडल पेपर इशू किया गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से, उसमें क्या किया गया? एक सवाल दिया हमें कि आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। किससे? बेंजीन से। क्या बनाना है भाई? मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। किससे? बेंजीन से। ये दिखता कैसा होगा पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। बेंजीन पर अगर COOH लग जाए तो वो बेंजोइक एसिड कहलाता है। बेंजीन पर अगर COOH लग जाए तो वो क्या कहलाता है? बेंजोइक एसिड कहलाता है। तो ये रहा भाई बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड तो बन गया। अब नाइट्रो लगाना है कौन सी पोजीशन पर? सर नाइट्रो लगाना है मेटा पोजीशन पर। मेटा याद है आपको? फंक्शनल ग्रुप, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो आपको मेटा पर लगाना था तो आपने यहां पर लगाया। तो ये क्या चीज बन गई है बेटा? ये बन गई है आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब आपने कहा कैसे जाएंगे? सबसे पहला स्टेप होगा बेटा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। आपको ऊपर कार्बन चाहिए ना, तो कार्बन कैसे लगाओगे? बेंजीन को रिएक्ट कर दो CH3I के साथ, तो आपके पास बनेगा
ये CH3 यहां चला जाएगा तो यहां आ गया। अब आप सोचोगे सर H के पास I कहां से आया? इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, अब एक हाइड्रोजन निकला तो उस पर CH3 आकर लग गया तो HI बन गया। अब आपने इसकी करा दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है सर? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड कर दो और हाइड्रोजन रिमूव कर दो। हमने भी तो यही किया भाई, ऑक्सीजन ऐड किया KMnO4 का इस्तेमाल करके और हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गए। तो अगर दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, दो ऑक्सीजन आ गए तो क्या बन गया? COOH बन गया। हाँ सर, COOH क्या होता है? बेंजोइक एसिड। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब ये बताओ मेरे बच्चों कि अगर मुझे नाइट्रेशन करनी है, मैं NO2 ऐड करूंगा तो वो NO2 कौन से कार्बन पे जाएगा? आओ यहां पर देखते हैं। सर ये COOH मैं देख रहा हूं, मुझे तो यहां नजर आ रहा है। ये कौन है सर? ये तो मेटा डायरेक्टर है। मेटा डायरेक्टर का मतलब ये आने वाले को कहां भेजेगा? मेटा पोजीशन पर। अरे हम तो चाहते भी यही थे कि आने वाला कहां जाए? मेटा पोजीशन पर। आपने कहा यहां पर आपने, अच्छा ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने बेटा लिखा है HNO3। बस थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख दिया था मैंने, तो ये ऐसा दिख रहा था आपको। ये हकीकत में क्या था? HNO3 था। तो HNO3 जब रिएक्ट करेगा, यहां पहले से H लगा हुआ था, NO2 उसके साथ चला गया, यहां पर आ गया तो H के साथ OH मिला, क्या बना दिया? वाटर बना दिया। आपके पास कंपाउंड कैसा बन गया बेटा? आपके पास कंपाउंड बना मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब ट्राई करते हैं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। मैं एक होमवर्क देता हूं आपको। मेरी ये कोशिश रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस को मैं बहुत इंटरेक्टिव कर दूं, ताकि आप लोगों को राब्ता भी रहे मुझसे और आप लोगों को कुछ सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकें। वो बच्चे जो होमवर्क वक्त पे कर रहे होते हैं और मुझसे फिर कोई सवाल पूछते हैं तो मैं फौरन उनको जवाब देता हूं, क्योंकि वो वाकई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो अटेंशन के साथ लेक्चर्स को सुन रहे होते हैं। होमवर्क है बेटा आपका ऑर्थोपैरा नाइट्रोटोलिन, ये बनाना है आपको। क्या बनाना है भाई? ऑर्थोपैरा नाइट्रोटोलिन। हिंट दे देता हूं कि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं करनी पड़ेगी, अल्काइलेशन करना और डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देना। जैसे आप ये बना लो, कमेंट में डन कर देना और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। ना समझ में आए तो मुझसे वहां पर पूछ लेना। वीडियो लेक्चर दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब इसी यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ इसी तरह रिवीजन वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, तो वो बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए या वो बच्चे जो रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए अब बेहतरीन मौका है कि वो कम वक्त में अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।